हिंदी प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे। यूनिक स्टडी विद अजय यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस वीडियो में मैं मैथ की मैराथन लेके आया हूं और डीआई की मैराथन। और ये जो वीडियो है वो लगभग कम से कम 4 नंबर का है। ठीक है, आजकल मैथ के कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आने लग गए। तो कुछ शिफ्टों के लिए 4 नंबर का है, कुछ शिफ्टों के लिए ये वीडियो 6 नंबर का है। और इस वीडियो में मैं केवल मैथ के क्वेश्चनों का डिस्कशन करूंगा। ये वीडियो केवल मैथ का मैराथन रहने वाला है। और इस मैराथन में मैंने उन क्वेश्चनों को शामिल किए हैं जो क्वेश्चन 2021-22 का जो पेपर हुआ था अभी थोड़े दिन पहले, उसमें जितने भी पेपर शामिल थे, दिसंबर 2021 और जून 2022 में टोटल 21 पेपर हुए थे। और 21 के 21 शिफ्टों के अंदर जो मैथ के क्वेश्चन आए थे, उन सभी मैथ के क्वेश्चनों को मैं यहाँ पर शामिल कर रहा हूँ। ठीक है, ये एक बुकलेट है, यूथ की बुकलेट है ये, जिसमें 21 पेपर हैं। कौन से? दिसंबर 2021 और जून 2022 के, जिनके पेपर 14/10/2022 से लेकर 9/7/2022 से लेकर 14/10/2022 तक चले थे। तो इन सभी को मैंने यहाँ पर शामिल किया है और अब मैं एक एक करके इनको बहुत अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। मैथ को मैं टोटली 3 तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। एक तो मैथमेटिकल तरीका, दूसरा ट्रिक और तीसरा हमारा देसी तरीका। कौन सा तो फिट होगा? तो इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखें। ये वीडियो आपके बहुत ज़्यादा काम का होने वाला है। तो बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में पढ़ेंगे, बहुत ही शानदार तरीके से मैं मैथ को कंप्लीट करवाऊंगा। यदि आपका मैथ बिल्कुल जीरो है तो भी एक बार आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि केवल इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, बस संख्या चेंज होगी। बाकी क्वेश्चन का जो पैटर्न है, क्वेश्चन का जो तरीका है, बिल्कुल सेम रहने वाला है। तो आपको क्वेश्चन को सोल्व करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी यदि आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो। और मैथ का एक ऐसा पोर्शन होता है जिनका जेआरएफ होता है, उन सभी कैंडिडेटों की मोस्टली मैथ बहुत अच्छी होती है। वो मैथ का कोई क्वेश्चन गलत नहीं करते। और जब आपका मैथ ठीक होता है तो डीआई के ठीक होने के पूरे पूरे चांस होते हैं। ठीक है, डीआई ऑलमोस्ट उन्हीं का ठीक होता है जिनका मैथ अच्छा होता है। और यदि आप मैथ को ठीक करना चाहते हो तो इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। कल मैं डीआई का एक मैराथन लेके आऊँगा 2-3 घंटे का, जिसमें मैं डीआई को बहुत अच्छे से आपको समझा दूंगा। सबसे पहले हम कुछ सूत्रों की बात कर लेते हैं। देखो, हमारे यदि मैथ के क्वेश्चनों की बात करें, मैथ के क्वेश्चन आते हैं या तो परसेंटेज से आते हैं, प्रॉफिट लॉस से आते हैं, या एवरेज से आते हैं। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट से आ जाते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट से आते हैं। हाँ, कभी कभी होता है कि रेलगाड़ी से और पाइप टंकी से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, लेकिन रेलगाड़ी और पाइप टंकी के जो क्वेश्चन होते हैं वो थोड़े डिफिकल्ट लेवल के होते हैं, थोड़े से ज़्यादा। यदि हम एवरेज, परसेंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस की बात करें तो इनकी तुलना में थोड़ा सा ज़्यादा डिफिकल्ट लेवल के होते हैं रेलगाड़ी वाले और पाइप टंकी वाले। ठीक है, कोई कभी कभार, अब तक के यदि मैं पूरे रिकॉर्ड की बात करूं 2004 से लेकर अब तक की, तो टाइम वर्क से भी 1-2 क्वेश्चन बने हैं, लेकिन अब टाइम वर्क से क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। तो हम फिलहाल के जो पेपर पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर तैयारी करने वाले हैं। तो अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको कुछ फॉर्मूले याद करवा देता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं एवरेज। औसत का सूत्र क्या होता है? राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। अब राशियों का योग, जैसे ठीक है, ये कोई क्वेश्चन है, इसका हमें औसत निकालना है, 4, 9, 5, 11, 13 का औसत निकालना है। तो यहाँ पर राशियों का योग, तो राशि कौन कौन सी है? 4, 9, 15, 4, 9, 5, 11, 13, ये क्या है? राशियाँ हैं। तो इन सभी का योग, तो 9 और 4 कितने हो गए? 13, 13, 13, 26, 26 और 5 31, 31 और 11 कितने होते हैं? 42। ठीक है, तो राशियों का योग कितना हो गया? 42। अब राशियों की संख्या कितनी थी? 5, 4, 9, 11 और 13। ठीक है, कुछ इस तरीके से थी संख्या। अब यहां पर राशियों की संख्या कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5। राशियों की संख्या क्या है? 5 है। और इस तरीके से आप एवरेज निकाल सकते हो। मैं दूसरा एक एग्जाम्पल बताता हूं। 1 से 9 तक की समस्त संख्याओं का औसत बताओ।
1 से 9 तक की समस्त संख्याओं का औसत बताओ। तो आप लिख लो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब इसका आपको औसत निकालना है। तो सबसे पहले आप राशियों का योग 9 9 रेख 10 10 10 20 20 30 40 45 होता है। ठीक है, इन सभी को आप जोड़ो। देखो जोड़ने का एक इजी तरीका बना हुआ आप इस तरीके से सीधे सीक्वेंस में जोड़ोगे तो जोड़ने में टाइम लगेगा। जैसे आप जोड़ोगे 1 2 3 3 3 6 6 और 4 10 10 5 15 15 और 6 21 21 और 7 28 28 और 8 इस तरीके से जोड़ो। एक आप इस तरीके से जोड़ो, जैसे 9 1 10 8 2 10 7 3 10 6 और 4 10 और 5 45। अब आप बोलोगे सर आपको तो पता होगा, नहीं, जैसे आप सीरीज को देखोगे ना, जैसे इसको देखोगे तुरंत आइडिया लग जाएगा कि हम इसको इजी वे में किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, और ये आपको तब आएगा जब आप थोड़ी सी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करोगे। अब राशियों की संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। राशियों की संख्या क्या है? 9 है। अब डिवाइड कर लो, 9 पंचों 45, एवरेज क्या है? 45 आया। ठीक है, आप कुल वैल्यू भी निकाल सकते हो। सपोज डेट आ गया कि यदि 9 राशियों का, यदि क्वेश्चन आता है यदि 9 राशियों का औसत, यदि 9 राशियों का औसत 11 है तो राशियों का कुल योग क्या होगा? तो राशियों का कुल योग क्या होगा? यदि 9 राशियों का औसत 11 है तो राशियों का कुल योग क्या होगा? इस तरीके के भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो यदि 9 राशियां, तो राशियों कितनी है? राशि कितनी है प्यारे साथियों? 9 टोटल राशियां हैं। इनका औसत कितना बता रहे हैं? तो इनका औसत बता रहा है मेरे प्यारे साथियों 11। ठीक है, अब आपको क्या करना है? आपके सामने दो वैल्यू है। पहली वैल्यू है राशियों की संख्या और दूसरी वैल्यू आपके पास औसत। अब आपको क्या करना है? ये आपका सूत्र था। औसत कितना बता रहा है? 11 बता रहा है। राशियों का योग आपको पता चलाना है। राशियों की संख्या आपके पास 9 है। अब इसको सोल्व कर लो। 11 मल्टीप्लाई 9 बराबर क्वेश्चन मार्क 99 बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो राशियों का योग कितना निकल कर आ गया? 99 निकल कर आ गया। तो आप दोबारा बताओ, यदि 13 राशियों का योग, यदि 13 राशियों का योग 49, यदि 13 राशियों का औसत, ठीक है, यदि 13 राशियों का औसत, औसत लिख रहा हूं मैं यहां पर, थोड़ा ध्यान से सुनना। यदि 13 राशियों का औसत 49 है तो राशियों का योग कितना होगा? राशियों का योग कितना होगा आपको बताना है। दोबारा से मैं क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं। 13 राशियों का औसत 49 है तो राशियों का योग कितना होगा? इस सूत्र से आप निकाल सकते हो। उसके बाद में हम थोड़ा आगे बात करते हैं अगले सूत्र के ऊपर। n प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा? जैसे 19 प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्रथम 19 प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा? ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आ जाता है। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं। n प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा? क्वेश्चन आ जाए कि प्रथम 9 प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा, प्रथम 13 प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा? ठीक है, तो इसको निकालने का सबसे इजी तरीका है प्रथम 13 प्राकृतिक, तो यहां पर 13 क्या है? n का मान है। क्या है? 13 क्या है? n का मान है। तो 1/2 13 प्लस 1 मल्टीप्लाई 13। अब इसको सोल्व कर लो, ये क्या होगा? प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग आ जाएगा। उसके बाद प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा? तो प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का, तो इसमें आपको पता चलाना होगा कि विषम संख्याएं कौन सी होती हैं। जिन संख्याओं में 1 का भाग 2 का भाग जाता है वो सारी सारी संख्याएं सम संख्याएं होती हैं, और जिन संख्याओं में 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता वो सारी सारी संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं। तो प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग, तो जैसे प्रथम 13 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग निकलवा रहा है,
तो 1 से 13 के बीच में आपको चेक करना होगा कि विषम संख्याएं कितनी हैं। जैसे 13 एक विषम संख्या है, 11 एक विषम संख्या है, 9 विषम संख्या है, 7 विषम संख्या है, 5 विषम संख्या है, 3 विषम संख्या है, 1 विषम संख्या है। ठीक है, तो आपको ये पता चलाना होगा। तो 1 से 13 के बीच में 1, 3, 5, 7, 9, 11 और 13 कितनी विषम संख्याएं हो गई? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 विषम संख्या हो गई। अब 7 का स्क्वायर निकाल लो। ठीक है, 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49 होता है। अब आप 7 का स्क्वायर क्यों निकालोगे? क्योंकि n की वैल्यू क्या है? 7 है। ठीक है, बिल्कुल इजी सा तरीका है क्वेश्चनों को सोल्व करने का। उसके बाद n सम प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो अब आपको क्वेश्चन आ जाए कि प्रथम 13 प्राकृतिक संख्याओं में से सम संख्याओं का योग बताओ। प्रथम 13 प्राकृतिक संख्याओं में से सम संख्याओं का योग बताओ। तो आप लिखो 13। तो 1 से 13 के बीच में सम संख्याएं कितनी हैं? सम संख्याएं वो संख्याएं होती है जिनमें 2 का भाग जाता है। आप निकालो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, और इस फॉर्मूले में सेट कर दो। 6, 6 प्लस 1, 7 की 42 आएगा आंसर। कितना आएगा? 42 आएगा। उसके बाद प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। क्वेश्चन आ जाए कि प्रथम 13 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग कितना होगा। ठीक है, प्रथम 13 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग कितना होगा। तो यहाँ पर n का वैल्यू क्या आ गया? 13 आ गया। तो इस फॉर्मूले में सेट कर दो। जैसे 1/6, 13, 13 प्लस 1, ठीक है, 2 गुणा 13 प्लस 1, ठीक है, और इसको सोल्व कर लो। ये क्या आ जाएगा? प्रथम 13 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग निकल कर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से यदि क्वेश्चन आ जाए कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग कितना होगा। ठीक है, और क्वेश्चन बन जाए कि प्रथम 13 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग कितना होगा। प्रथम 13 प्राकृतिक संख्याओं का घनों का योग कितना होगा। तो n का मान क्या आ रहा है? 13 आ रहा है। 1/2, 13, 13 प्लस 1, और इसके पूरे का क्या करना है? स्क्वायर निकालना है। अब यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगी उसका आपको स्क्वायर निकालना है। ठीक है, ये आ जाएगा घनों का योग। तो इस तरीके से ये एवरेज से रिलेटेड कुछ सूत्र थे जिनको आपको पता होना चाहिए। अब हम बात करते हैं साधारण ब्याज के बारे में। साधारण ब्याज का सूत्र होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। ठीक है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100 साधारण ब्याज का सूत्र होता है। यदि मैं मिश्र धन की बात करूं तो मूलधन और साधारण ब्याज यदि दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, मूलधन प्लस साधारण ब्याज क्या होता है? मिश्र धन होता है। यदि मैं चक्रवर्ती ब्याज की बात करूं तो चक्रवर्ती ब्याज का सूत्र होता है मूलधन, चक्रवर्ती ब्याज का सूत्र होता है मूलधन 1 प्लस दर बटा 100 समय माइनस मूलधन। ठीक है, तो चक्रवर्ती ब्याज का सूत्र क्या होता है? मूलधन कोष्टक 1 प्लस दर बटा 100, इसका ऊपर क्या आ जाएगा? टाइम आ जाएगा माइनस मूलधन। ठीक है, टी का मतलब टाइम है, आर का मतलब दर है, पी का मतलब मूलधन है। चक्रवर्ती मिश्र धन का सूत्र निकालना हो तो चक्रवर्ती मिश्र धन का सूत्र होता है मूलधन कोष्टक 1 प्लस आर बटा टी, 1 प्लस आर बटा 100 का होल क्यूब टी। देखो चक्रवर्ती मिश्र धन का सूत्र दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूं, मूलधन कोष्टक 1 प्लस दर बटा 100, इसके ऊपर समय। ठीक है, ये किसका सूत्र है? चक्रवर्ती मिश्र धन का सूत्र है। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, मूलधन कोष्टक 1 प्लस दर बटा 100 का होल क्यूब समय। अब उसके बाद में हम बात करते हैं प्रॉफिट का सूत्र। प्रॉफिट का सूत्र होता है, लाभ निकालने का सूत्र होता है विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य कम कर दो। अब विक्रय मूल्य क्या होता है? जिस वस्तु को आप जिस कीमत पर बेच रहे हो वो उसका विक्रय मूल्य हो रहा है, और उस वस्तु की जो लागत आ रही है वो क्रय मूल्य है। जैसे आप एक दुकानदार हो, आप चीनी 20 रुपए किलो खरीद रहे हो और चीनी को आप 24 रुपए किलो बेच रहे हो। तो जो 20 रुपए किलो जो जिस कीमत पर आपने चीनी को खरीदा है, 20 रुपए की रेट में जो आपने चीनी को खरीदा है वो आपका क्या है? क्रय मूल्य है। आप बेच किस रेट पर रहे हो वो आपका विक्रय मूल्य है, जैसे 24 रुपए।
तो जिस कीमत पर आप वस्तु को खरीदते हो वो आपका क्रय मूल्य होता है, जिस कीमत पर आप वस्तु को बेचते हो वो आपका विक्रय मूल्य है। ठीक है, आपने चीनी 20 रुपए किलो खरीदी और उसको आपने 24 रुपए किलो बेच दी, तो आपको प्रॉफिट कितना हुआ? 24 में से आप 20 कम करोगे, विक्रय मूल्य में से आप क्रय मूल्य कम करोगे, तो आपके पास वैल्यू निकल कर आएगी 4 रुपये। मतलब आपने पर केजी चीनी पर कितना प्रॉफिट उठाया? 4 रुपये का। यदि आप लॉस निकालते हो, आपको हानि चली जाती है, आपने कोई सामान खरीदा, आपको हानि गई, तो आपको हानि का कैसे पता चलेगा कि मेरे को नुकसान गया कि नहीं गया? ठीक है, उल्टा कर लो, आपने 20 रुपए किलो चीनी खरीदी थी। ठीक है, आपने 20 रुपए किलो चीनी खरीदी, क्रय मूल्य, ठीक है, कॉस्ट प्राइस, और आपने 24 रुपए की रेट में उसको सेलिंग की, 24 रुपए किलो की रेट में आपने बेचा, तो आपको क्या हुआ? प्रॉफिट हो गया, 4 रुपये पर केजी के अकॉर्डिंग प्रॉफिट हो गया। यदि आपके साथ जस्ट उल्टा हो जाए, जस्ट उल्टा कैसे हुआ कि आपने चीनी 24 रुपए किलो की रेट में खरीदी, कॉस्टिंग प्राइस आपकी क्या थी? 24 रुपये पर केजी के अकॉर्डिंग, और आपने उस चीनी को 20 रुपये किलो के हिसाब से बेचा, सेलिंग प्राइस क्या थी आपकी? 20 रुपये पर केजी, तो आपको क्या हुआ? नुकसान हो गया, कितने का? 4 रुपये पर केजी का। तो आप कैसे निकालोगे? क्रय मूल्य में से आप विक्रय मूल्य को कम कर दोगे। तो क्रय मूल्य जिस कीमत पर आप वस्तु को खरीदते हो, जिसको हम कॉस्टिंग प्राइस बोलते हैं, जिस कीमत पर आप वस्तु को बेचते हो उसको हम सेलिंग प्राइस कहते हैं, विक्रय मूल्य कहते हैं। उसके बाद में दो सूत्र बनते हैं, लाभ को प्रतिशत में निकालने का और हानि को प्रतिशत में निकालने का। ध्यान रखना, लाभ हो चाहे हानि हो, वो क्रय मूल्य पर ही निकलता है। जैसे आपने चीनी 20 रुपए किलो खरीदी, उसको आप 24 रुपए किलो बेच रहे हो, तो आपको प्रॉफिट किस पर हुआ है? क्रय मूल्य पर हुआ है कि भाई आपने 20 रुपए किलो खरीदा था, उसको आपने 24 रुपए किलो बेच दिया, तो आप 24 में से 20 को कम करोगे तो आपको जो प्रॉफिट का बेस है वो क्या है? 20 है। आप 24 रुपए किलो बेच रहे हो, ठीक है, आपने 20 रुपए किलो खरीदी, तो आपको कितना प्रॉफिट हुआ? 4 रुपए का। यदि आप 22 रुपए किलो खरीदे हुए होते और आप 24 रुपए किलो बेच रहे हो, तो आपको प्रॉफिट कितना होता? 2 रुपए का। यदि आपने चीनी को 24 रुपए किलो के हिसाब से खरीदा है, 24 रुपए के हिसाब से आपने बेच दिया, तो आपको प्रॉफिट क्या है? 0 है। तो ध्यान रखना, जो प्रॉफिट होता है, जो लॉस होता है, वो सारा सब कुछ केवल क्रय मूल्य पर निकाला जाता है। ठीक है, तो लाभ प्रतिशत का सूत्र होता है लाभ बटा क्रय मूल्य मल्टीप्लाई 100 का प्रतिशत। हानि प्रतिशत का सूत्र होता है हानि बटा क्रय मूल्य मल्टीप्लाई 100 का प्रतिशत। ठीक है, तो ये कुछ सूत्र थे जिन सूत्रों का आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये सूत्र आपको याद होने चाहिए प्यारे साथियों। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूं, प्रतिशत पढ़ाते हैं हम, प्रतिशत का। ठीक है, प्रतिशत से शुरू कर रहा हूं मैं, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, डीआई में भी सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पर। सबसे सिंपल फंडा बताता हूँ, दो बेसिक तरीके से जिनसे आपका कंफ्यूजन दूर होगा। आपकी 10th में 90 बनी, 90% बनी, 10th में आपकी 90% बनी, तो आप बताओ कि आपके टोटल मार्क्स कितने आए थे? आप बताओ, आपकी 10th में 90% बनी थी, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आपके टोटल मार्क्स कितने आए थे? आप कैसे निकालोगे? बताओ। कैसे निकालोगे आप? बताओ, बताओ कैसे निकालोगे? देखो, सबसे पहले तो मैं बताऊं, ये जो प्रतिशत है ना, इसका मतलब होता है बटा 100। ठीक है, यदि आपको प्रतिशत का चिन्ह हटाना है तो उसका सबसे अच्छा फंडा है बटा में 100 लगा दो। अब जैसे यहाँ पर 90/100 कर दिया। अब ये जो आपकी 90% बनी है वो टोटल कितने नंबर में से बनी है? सपोज डेट आपके 10th में 5 सब्जेक्ट थे, 6 सब्जेक्ट थी, हर एक सब्जेक्ट का पेपर 100 नंबर का हुआ था। टोटल कितने नंबर के पेपर हुए? 600 नंबर के, 600। अब इन दोनों को काटो। ठीक है, 9 पंजो 45, 9 छिकी 54, सिंपल सी बात थी, 540 नंबर आए थे आपके। इसी तरीके से निकालोगे ना। आपकी ग्रेजुएशन में सपोज डेट 58 बनी, ठीक है,
तो आपके जैसे उसको ग्रेजुएशन को छोड़ो, आपके नेट में 60% नंबर आए, नेट के पेपर में आपके 60% नंबर आए, आपको पता चलाना है कि आपके टोटल कितने नंबर आए। तो आप कैसे निकालोगे? 60/100 मल्टीप्लाई, नेट का पेपर टोटल कितने का होता है? 300 नंबर का होता है। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर दो, मतलब आपके 180 नंबर आए 300 में से। ठीक है, सिंपल सा फंडा है, बिल्कुल इजी तरीका है, इससे इजी तरीका हो ही नहीं सकता। दूसरा, आपके 200 नंबर आ रहे हैं नेट के पेपर में, आपको परसेंट में निकालना है कि आपके कितने प्रतिशत नंबर आए। आपके नेट के पेपर में प्यारे साथियों 200 नंबर आए, तो अब आपको पता चलाना है कि आपके टोटल कितने नंबर आए, कितने परसेंट नंबर आए। दोनों पेपरों को मिलाकर आपके 200 नंबर जुड़ रहे हैं और आपको अब पता चलाना है कि आपके कितने परसेंट नंबर आए। तो 200 कितने में से आ रहे हैं? 300 में से, मल्टीप्लाई 100, ये दोनों आपस में कट जाएंगे। 200 में आप 3 का भाग दे दो, जो वैल्यू आएगी वो आपकी परसेंट में आएगी। ठीक है ना। जैसे सपोज दैट आपके 180 नंबर आ रहे हैं नेट के पेपर में, दोनों सब्जेक्टों को मिलाकर आपके 180 नंबर आ रहे हैं। आपको पता चलाना है कि आपके कितने परसेंट नंबर आए। ठीक है, कितने परसेंट नंबर आए आपको पता चलाना है। तो 180 नंबर आ रहे हैं आपके, कितने में से आ रहे हैं? 300 में से आ रहे हैं, मल्टीप्लाई 100, ये इससे कट जाएगा। 180 में जब आप 3 का भाग दोगे तो कितना आएगा? 60% आएगा। तो ये दोनों बातें तो आपको समझ में आ गई कि आप परसेंट को टोटल में कैसे कन्वर्ट करोगे, टोटल को आप परसेंट में कैसे कन्वर्ट करोगे। आप एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना कि ये दोनों चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आई कि नहीं आई, कि आप परसेंट को टोटल में कैसे कन्वर्ट करोगे और टोटल को परसेंट में कैसे कन्वर्ट करोगे। दो बेसिक फंडा, कन्वर्ट टोटल टू परसेंट, कन्वर्ट परसेंट टू टोटल। ठीक है, अब देखो एक ये क्वेश्चन है, x प्रतिशत लिखा हुआ है, x प्रतिशत का मतलब हो गया x/100। मैंने क्या बताया? परसेंट को हटाने का सबसे इजी तरीका है बटा में आप 100 लगा दो। एक ये क्वेश्चन बना कि x का y% क्या होगा, x का y% क्या होगा। तो x का y% क्या होगा, तो इन दोनों शब्दों में x का y% क्या होगा, इन दोनों शब्दों में आपको टोटल योग कौन से शब्द में इंडिकेट हो रहा है? x का y% क्या होगा, x का y% क्या होगा। हमें किसकी वैल्यू निकलवा रहा है? y की निकलवा रहा है कि भाई x क्या बता रहा है? टोटल को बता रहा है। दोबारा से शब्द को मेरे साथ रिपीट करो कि x का y% क्या होगा, 500 का 20% क्या होगा, 500 का 90% क्या होगा। यहां लिख दो 500 का 10% क्या होगा। इसी तरीके से है ये। ठीक है, तो x का y% क्या होगा, तो ये जो x शब्द है वो हमें टोटल को इंडिकेट कर रहा है। y% क्या होगा, हमें y की वैल्यू निकलवा रहे हैं। तो ध्यान रखना, जिसकी वैल्यू निकलवानी है वो सदा ऊपर रहेगा, बटा 100 रहेगा, और जो टोटल है वो सदा मल्टीप्लाई में रहेगा। ठीक है, तो x का y% क्या होगा, इसका फॉर्मूला बनता है x मल्टीप्लाई y/100। ठीक है, जिसकी हमें वैल्यू निकालनी है वो सदा ऊपर रहेगा, उसके नीचे 100 रहेगा, और जो टोटल है जिसमें से हमें वैल्यू निकालनी है वो सदा मल्टीप्लाई में रहेगा। ठीक है, प्रतिशत वृद्धि और प्रतिशत कमी, इसका सूत्र है, देखो प्रतिशत वृद्धि, भाई वृद्धि हो रही है या कमी हो रही है। वृद्धि और कमी का आपको किससे पता चलता है? उसकी जो मूल वैल्यू है ना उससे पता चलता है, उसका जो बेसिक है उससे पता चलता है। अब प्रतिशत वृद्धि का कैसे पता चलेगा कि भाई कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई, तो वृद्धि कितनी हो रही है बटा मूल वैल्यू क्या है, मल्टीप्लाई 100। जैसे
मैं आपको समझाता हूँ। कोई वस्तु आपने 100 रुपये के रेट से खरीदी, उसी वस्तु को आपने 150 की रेट में बेच दी। कोई वस्तु आपने 100 रुपये की रेट में खरीदी, उस वस्तु को आपने 150 की रेट में बेच दी, तो कितने ज़्यादा में बेचा आपने? 50 रुपये ज़्यादा में बेचा। आपको वर्दी निकालनी है, वो भी प्रतिशत में निकालनी है। तो आप कैसे निकालोगे? आपको वर्दी कितनी हुई? 50 की हुई। किस पर हुई थी? 100 पर हुई थी। मल्टीप्लाई 100, ठीक है, काट दो। कितनी वर्दी हो गई? 50% की वर्दी हो गई। कितनी हो गई? 50% की वर्दी हो गई। आप इसी तरीके से कमी निकाल सकते हो। सपोज दैट आपने कोई वस्तु 160 में खरीदी, आपने उसको 100 में बेच दिया, ठीक है, तो आपको कितनी प्रतिशत कमी हुई? तो इसको निकालने का भी सीधा तरीका है। 160 में खरीदी थी, 100 में बेच दी, मतलब 60 की कमी हुई। किस पर हुई थी वो? आपकी खरीद मूल्य पर हुई थी। किस पर? 160 पर। मल्टीप्लाई 100। इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा। 600 में आप 16 का भाग दे देना, वो आपकी वैल्यू निकल कर आ जाएगी। ठीक है। 600 800 का कितना प्रतिशत है? 600 800 का कितना प्रतिशत है? इजी है भाई। 600 800 का कितना प्रतिशत है? ठीक है, अब निकाल लो। 75% आ जाएगा। ठीक है ना। 48 का कितने प्रतिशत 6 है? 48 का कितना प्रतिशत 6 है? अब इस टाइप के क्वेश्चनों को सोल्व करने का मैं तरीका बताता हूँ। 48 का कितने प्रतिशत 6 है? 48 का कितना प्रतिशत 6? जो टोटल वैल्यू कितनी है? 48 है। हमें पता चला ना कि टोटल वैल्यू का जो 48 है, 6 कितना प्रतिशत निकल कर आएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने का इजी तरीका बताता हूँ। माना 48 का x प्रतिशत क्या है? 6 है। ठीक है, माना 48 का x प्रतिशत 6 है। अब लिखो 48 प्रतिशत को हटाने के आपने बटा में 100 लिख दिया। टोटल वैल्यू क्या आपके पास? x है, बराबर 6। अब आप इसको सोल्व कर लो। सोल्व करने का तरीका, इसको काट लो भाई। काटना ही एक सबसे आसान तरीका है। तो 4 का भाग दे दो। 12 के 12 बार 2 24, 12 36, 12 चौक 48, 25 चौक 100। ठीक है, तो ये क्या हो गया? 12x बटा 25 बराबर 6। अब इसको आप सोल्व कर लो। x का मान निकालने के लिए क्या करोगे? देखो, कई लोग इसमें भी कंफ्यूज हो जाते होंगे कि ये x को हम बाहर कैसे निकालें। तो 12x बटा 25 बराबर 6, इसके बटा 1 मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और इनको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। 12x बराबर 6 मल्टीप्लाई 25। ठीक है, आपको x का मान निकालना है, इस 12 को हटाना है। 12 को बराबर के दूसरे साइड भेज दो, तो 6 मल्टीप्लाई 25 बटा 12। ठीक है, इस तरीके से आप x का मान निकाल लोगे। अगला क्वेश्चन, यदि 6% का मान 48 है तो कुल योग कितना होगा? 6% का मान कितना है? 48 है। 6% का मान आपको 48 दिया हुआ है। आपको टोटल कुल योग मतलब 100% वैल्यू निकालनी है आपको। कुल योग का मतलब होता है 100% से। 6% का मान आपके सामने 48 है। अब इससे आप 1% का मान निकालो। देखो, 6% का मान आपके सामने 48 है, इससे 1% का मान निकालोगे तो क्या होगा? 48 बटा 6 हो जाएगा। ठीक है, 48 में 6 का भाग दोगे कितना आएगा? 8 आएगा। तो आपके सामने 1% का मान कितना आ गया? 8 आ गया। इससे आप 100% का मान निकाल लो, कितना हो जाएगा? 800 हो जाएगा। टोटल योग कितना आ गया? 800 आ गया। अगला क्वेश्चन देखो, राम के पास 8,000 रुपए थे, उसने कुल धन का 30% खर्च कर दिया, तो बताओ उसके पास अब कितना धन शेष बचा हुआ है। देखो, ऐसे क्वेश्चनों को सोल्व करने के दो तरीके हैं, दोनों तरीके मैं बताता हूं। राम के पास टोटल कितने रुपए थे? 8,000 थे। उसने कुल धन का 30% खर्च कर दिया, तो बताओ उसके पास अब कितना धन बचा हुआ है। दो तरीके क्या है? आपके पास टोटल 8,000 रुपए थे, इसका आप 30% निकाल लो। ठीक है, 30% कितना आएगा? 2400 रुपये आएगा। ठीक है,
ये 30% का मान आ गया। 8,000 में से आप 2400 को कम कर दो, जो बचेगा वो क्या हो जाएगा, शेष मूल्य रह जाएगा। या आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, 30% राम ने खर्च कर दिया, तो राम के पास कितना बचा हुआ है, 70% धन बचा हुआ है। तो आप डायरेक्टली 70% का मान निकाल लो। ठीक है, जो बच्चे टाइम बचाते हैं ना वो इसी तरीके से बचाते हैं। इससे जस्ट जो पहले वाला तरीका था जिसमें हमने 30% का वैल्यू निकाला पहले, फिर टोटल में से घटाया, उसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, इसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। इसको ऐसे कर दो, 8 7 5600 रुपये बच गए सीधे सीधे बस। वहाँ पर आप क्या कर रहे हो, पहले तो इतना ही कैलकुलेशन 30% के मान निकालने के लिए कर रहे हो, फिर उसको 8,000 में से 2400 को आप घटा रहे हो, तो इसमें तो टाइम लगेगा ना, ये आपका एक्स्ट्रा टाइम लगा। लेकिन यदि आप इस तरीके को फॉलो कर रहे हो तो आपका क्या लगा, ये वाला टाइम बच गया आपका। तो जिन कैंडिडेटों की टाइमिंग बहुत अच्छी होती है वो इस तरीके को यूज करते हैं कि किस तरीके से, कौन से मेथड से टाइम को बचाया जा सकता है। आगे, किसी संख्या के 25% में से 25 घटाने पर 25 शेष बचते हैं, तो वह संख्या क्या होगी। किसी संख्या, ठीक है, किसी संख्या के 25% में से 25 घटाने पर 25 शेष बचता है। तो देखो, किसी संख्या, यदि कहीं पर कोई संख्या नहीं दी हुई हो तो सबसे बेस्ट फंडा है, आप उस संख्या की वैल्यू x मान लो। क्या मान लो, x मान लो। कोई संख्या, हमारे पास वो संख्या क्या x है, x का 25% कितना हो गया, 25x बटा 100 हो गया। में से 25 घटाने पर, इसमें से आप 25 घटा दो, पर शेष 25 बचता है, 25 आपका बचत आ गया। अब इसको सोल्व कर लो। ठीक है, ये कट जाएगा। देखो डायरेक्टली आप क्वेश्चन को यदि बहुत इजी वे में सोल्व करना चाहते हो तो कोशिश करो संख्याओं को छोटी करने की। अब जैसे यहाँ पर 25/100 लिखा हुआ है, ये लंबी संख्या, इसको काट लो, सीधे से तरीके से कट रहा है। 25 से कम 25, 25 चौक 100, तो क्या हो गया, x/4 आ गया, माइनस 25 बराबर 25, लघुत्तम 4 आ जाएगा, 4x माइनस 25 चौक 100 भाई बटा 1, 25 एकम 25, 4 एकम 4, 4 एकम 4, और 4 को फिर आप 25 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 100 आएगा, बराबर 25। ठीक है, अब इसको सोल्व करो, आप, तो इसको सोल्व करोगे तो क्या आएगा, 4x माइनस 100 बराबर 25 मल्टीप्लाई 4, 4x बराबर 100 प्लस 100, 25 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 100 आ गया। ये माइनस का 100 है, जो बराबर के दूसरी साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। ध्यान रखना, यदि कोई भी संख्या बराबर के दूसरी साइड में जाती है तो उसका जो साइन है वो बदल जाता है, माइनस की संख्या प्लस की हो जाती है, प्लस की संख्या माइनस की हो जाती है। x को रखना है, इस 4 को हटाना है, तो इस 4 को आप बटा में भेज दो। ठीक है, तो 200 बटा क्या हो जाएगा, 4 आ जाएगा। अब 200 में 4 का भाग दे तो वो आपका x का मान निकल कर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, यदि चीनी के मूल्य में 20% वृद्धि हो जाती है तो गृहिणी को इसकी खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी कि इस पर खर्च ना बढ़े। ध्यान रखना, सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। ठीक है, अब तक मैंने जितने क्वेश्चन सोल्व करवाए सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, और ये आपको बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, यदि चीनी के मूल्य में 20% वृद्धि हो जाए तो गृहिणी को इसकी खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी कि इस पर खर्च ना बढ़े। ठीक है, तो खपत में
कमी यदि प्रतिशत में निकालनी है तो इसका सूत्र है, याद कर लो, R/100 प्लस R। यह फिक्स सूत्र है, इसको आप ऐसे कैसे अपने दिमाग पे बैठा लो, ठीक है। R/100 प्लस R। यदि वर्दी निकालनी है तो सूत्र बन जाएगा R/100 माइनस R, ठीक है। खपत में वर्दी प्रतिशत में निकालनी है तो क्या हो जाएगा, R/100 माइनस R हो जाएगा। और यदि खपत में कमी प्रतिशत में निकालनी है तो R/100 प्लस R हो जाएगा, ठीक है। तो ये सूत्र याद कर लो ऐसे कैसे, कमी या वर्दी का, ठीक है। यदि कमी होती है तो यहाँ पर प्लस आएगा, यदि वृद्धि होती है तो यहाँ पर माइनस आएगा, ठीक है। इतना सा ध्यान रखना। खपत में यदि कमी प्रतिशत में निकालनी है तो यहाँ पर आपको प्लस का यूज करना होगा, और यदि खपत में वृद्धि प्रतिशत में निकालनी है तो आपको माइनस का यूज करना होगा। बस ये सूत्र याद कर लो, फिर क्वेश्चन आप बिल्कुल इजी तरीके से सॉल्व कर दोगे, ठीक है। और मोस्टली चांस है यहाँ से एक क्वेश्चन बनने का, तो इस तरीके को आप याद कर लो, इस क्वेश्चन के पैटर्न को आप याद कर लो, चाहे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। और आप यहाँ पर नोट कर लो, आप एक नोटबुक में नोट कर लो कि भाई खपत में कमी प्रतिशत में निकालनी है तो बटा में प्लस का यूज होगा, और खपत में यदि वृद्धि प्रतिशत में निकालनी है तो बटा में माइनस का यूज होगा, ठीक है। 100 प्लस R कमी में यूज होगा, 100 माइनस R वृद्धि में यूज होगा। एक कस्बे की जनसंख्या 1,76,400 है, इसमें 5% वार्षिक दर से वृद्धि होती है, ठीक है। एक कस्बे की जनसंख्या 1,76,400 है, इसमें 5% वार्षिक तरीके से वृद्धि हो रही है। तो आपको दो क्वेश्चनों का जवाब देना है। पहला है 2 वर्ष बाद कस्बे की जनसंख्या कितनी होगी, 2 वर्ष पूर्व कस्बे की जनसंख्या कितनी थी। सबसे पहले हम निकालते हैं 2 वर्ष बाद कस्बे की जनसंख्या कितनी होगी, ठीक है। हर साल 5% की बढ़ोतरी हो रही है। तो अब इस क्वेश्चन को सोल्व करने के दो तरीके। पहला तरीका 1,76,400, इसका 5% निकालो, ठीक है। ये जो भी मान निकल कर आएगा इस मान को आप 1,76,400 में जोड़ो, ठीक है। फिर जो मान निकल कर आएगा, फिर आपके पास मान निकल कर आएगा 1,85,220। फिर आप क्या करो, 1,85,220 का आप 1,85,220 का आप 5% निकालो, ठीक है। अब ये जो मान निकल कर आएगा इस मान को आप 1,85,220 में जोड़ो, फिर आपके पास निकल कर आएगा 1,94,481। ये एक तरीका है, बहुत लेंथी तरीका है, थोड़ा सा लंबा पड़ता है। दूसरा तरीका है इस क्वेश्चन को सोल्व करने का, भाई 5% की वृद्धि हो रही है, ठीक है। कमी हो रही है वो भी बताऊंगा, वृद्धि हो रही है वो भी बताऊंगा। सबसे पहले हम वृद्धि की बात करते हैं। तो इसको सोल्व करने का इजी तरीका, 2 साल तक वृद्धि हो रही है तो 105, 100% में 5 जोड़ दो, 5% की वृद्धि हो रही है ना, तो 105/100 मल्टीप्लाई 105/100, ठीक है। अब आप इसको सोल्व कर लो, ये आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। जैसे 21/20 हो जाएगा, ये 21/20 हो जाएगा, ठीक है। और इसको आप सोल्व कर लेना, डायरेक्टली आपके पास आंसर निकल कर आ जाएगा। तो ये है ऐसे क्वेश्चनों को सोल्व करने का इजी तरीका, ठीक है। 2 वर्ष पूर्व कस्बे की जनसंख्या कितनी थी, 2 वर्ष पूर्व मतलब यहाँ पर 2 साल पहले की पूछ रहे हैं, तो हमें क्या करना है, 5% का लेस करना है। इजी तरीका है सोल्व करने का, वही 1,76,400 मल्टीप्लाई 95/100 मल्टीप्लाई 95/100, क्योंकि क्या हो रही है, पहले पीछे की ओर जा रहे हैं, मतलब 5% की हम कमी करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर क्या थे, हम आगे की ओर जा रहे थे इसलिए हमने 5% की वृद्धि की, यहाँ पर हम पीछे की ओर जा रहे हैं तो इसलिए हमने 5% की कमी कर दी। तो ये है इस क्वेश्चन को सोल्व करने का सबसे इजी तरीका, ठीक है। बाकी इनको आप इस तरीके से भी सोल्व कर सकते हो, ये थोड़ा लेंथी तरीका है, कई बार आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, ठीक है। जैसे यहाँ पर क्या करोगे आप, 1,76,400 1,76,400 मल्टीप्लाई 95/100, ठीक है। इससे ये वैल्यू निकल कर आई। अब इस वैल्यू का 95% निकालो, फिर ये निकल कर आई। या आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, 1,76,400
का 5% आपने निकाला था, ये जो वैल्यू आई थी, इस वैल्यू को आपको 1,76,400 में से क्या करना है, कम करना है। ठीक है, वर्दी में आप जोड़ रहे थे, यहां पर आपको कम करना है। लेकिन ये तरीके हैं, थोड़े लेंथी तरीके हैं, बड़े तरीके हैं। अब अगला क्वेश्चन देखो। यदि मूलधन पर चक्रवर्ती ब्याज 16 सही 2/3, अब देखो सबसे पहले तो आपको ये वैल्यू निकालनी आनी चाहिए, 16 सही 2/3। इसको सोल्व करने का तरीका बताऊं, मल्टीप्लाई प्लस, ये तरीका अपनाएं। 16 एकम 16, 16 दूना 32, 16 ती 48 प्लस 2 50/3। ठीक है, 16 एकम 16, 16 दूना 32, 16 ती 48, उसमें 2 जोड़ो 50/3। ठीक है, 50/3 इसको आप इस वैल्यू में कन्वर्ट कर सकते हो। 16 एकम 16, 16 में 2 32, 16 ती 48। ठीक है, 2 से स्पेल बच गया और 3 का डिवाइड कर रहे थे। ठीक है, इसको सोल्व करने पर ये वैल्यू निकल कर आएगी 16 एकम 16। भाई 50 में आप 3 का भाग दो, 5 में एक बार गए, बच गए 2, 20 हो गए, 2 और 0 20 हो गए ना ये। अब इस 20 में 3 का भाग दोगे 6, 6 12 36 18, 2 बच गए, 2 को ऊपर लिख दो, बटा 3 लिख दो। ठीक है, आगे चाहो तो इसको पॉइंटों में ले जा सकते हो। फिर आपके पास 2 बच गए थे, फिर 16.6666 ये सीक्वेंस भी आ जाएगी आपको। आप इसको सोल्व करना, ये वाला मान भी इसी का है और ये वाला मान भी इसी का है। ये मैं आपको बहुत ज़्यादा नहीं समझाऊंगा, क्योंकि इतना तो आप बेसिक कॉन्सेप्ट लगाओ यार अपना। ठीक है, अब देखो, यदि मूलधन पर, ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, ध्यान रखना। यदि मूलधन पर चक्रवर्ती ब्याज 16 सही 2/3% है, वार्षिक की दर से 2 वर्ष तक लगता है। ठीक है, तो यहां पर 2 वर्ष तक लग रहा है, टाइम आपके पास 2 आ गया, ब्याज की दर आपके पास 16 सही 2/3 आ गई, मिश्र धन आपके पास 196 आ गया। ठीक है, तो अब आपको क्या निकालना है मेरे प्यारे साथियों, आपको यहां पर मूलधन निकालना है, क्योंकि आपके पास सारी वैल्यू है। मिश्र धन आपके पास है 196, दर आपके पास है 16 सही 2/3, समय आपके पास है 2 वर्ष, चक्रवर्ती ब्याज का सूत्र यूज हो रहा है यहाँ पर। तो सबसे पहले आप चक्रवर्ती ब्याज का सूत्र लगाओ, मिश्र धन वाला, ध्यान रखना। ठीक है, क्योंकि आपके पास मिश्र धन दिया हुआ है यहाँ पर। तो मिश्र धन बराबर मूलधन कोष्टक 1 प्लस r/100 की पावर समय, ये मैं आपको बता चुका हूँ। आपने मान लिया कि मूलधन हम a मान लेते हैं, b मान लेते हैं, x मान लेते हैं, कुछ भी वैल्यू मान लो आप मूलधन की। ठीक है, अब यहाँ पर आप संख्या सेट कर दो। मिश्र धन आपके पास 196 दिया हुआ है। ठीक है, मिश्र धन आपके पास 196 दिया हुआ है, मूलधन आपने a मान लिया 1, दर आपकी क्या थी 16 सही 2/3 थी, इसको आपने कन्वर्ट कर लिया 50/3 में। कैसे किया ये मैंने अभी आपको बता दिया था। इसको सोल्व करने का तरीका ये है कि इन दोनों संख्याओं को तो आप गुणा करो और फिर इसको जोड़ो। ठीक है, जैसे 16 एकम 16, 16 दूना 32, 16 ती 48, इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई किया, 48 आ गया। फिर इसमें आप 2 को जोड़ो, 50 हो जाएगा बटा 3। ठीक है, तो यहाँ पर लिखो 50/100 मल्टीप्लाई 3, समय 2 वर्ष था। बस अब आप इसको सोल्व कर लो, ये क्या हो जाएगा। इसको सोल्व कैसे करोगे, 196 बराबर a, ठीक है, 1 प्लस 50/300, 100 को 3 से गुणा करोगे तब पावर 2। अब इसको आप 300 एलसीएम ले लो, 300 प्लस 50, और इस तरीके से आप इसको सोल्व कर लोगे। ठीक है, तो ये भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, इस तरीके से सोल्व हो जाएगा ये। अगला क्वेश्चन है, धनराशि 53 को ए, बी और सी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए को बी से 7 अधिक मिलता है, बी को सी से 8 अधिक मिलता है, तो उनको मिलने वाली राशि का अनुपात क्या होगा। देखो क्या है, दोबारा इस क्वेश्चन को पढ़ो। धनराशि है टोटल 53 आपके पास टोटल धनराशि है, उसको ए, बी और सी में डिवाइड किया गया।
और कुछ इस तरीके से किया गया कि जो ए को राशि मिल रही है वो बी से 7 अधिक मिल रही है। ए को बी से 7 ज़्यादा मिला, बी को सी से 8 ज़्यादा मिला। तो यदि हमें यहाँ पर सी को पता चल जाए कि सी को कितना मिला है तो हम बी का मान निकाल लेंगे और हम ए का मान निकाल देंगे। तो हमें यहाँ पर सबसे मेन फोकस करना है सी का मान निकालने पर कि सी को कितना मिला था, फिर बी का और ए का तो ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। हम क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मान लेते हैं कि भाई सी को मिला था x, ठीक है, बी को कितना मिला, सी से 8 ज़्यादा तो x प्लस 8, ए को कितना मिला, बी से 7 ज़्यादा तो x प्लस 8 प्लस 7, ठीक है, ये मिला। इन तीनों की तीनों राशियों का योग कितना था, 53। तीनों की तीनों मतलब a प्लस बी प्लस सी, इसका मान कितना है, 53 है। तो हम इनका मान रखते हैं। a का मान क्या है, x प्लस 8 7 कितने होते हैं, 15, प्लस b का मान कितना है, x प्लस 8 प्लस x बराबर 53, ठीक है। 15 और 8 कितने होते हैं, 23, 1x 2x 3x, 3x प्लस 23 बराबर 53, ठीक है। x का मान हमें निकालना है यहाँ से। ये हमारे पास एक समीकरण निकल कर आया कि 3x प्लस 23 बराबर 53। इसको हम यहाँ लिख लेते हैं, 3x प्लस 23 बराबर 53, ठीक है। अब इसको सोल्व करो। x का हमें मान निकालना है 53 माइनस 23 बटा 3। समझ में आ गया ये। अब इसको आप सोल्व कर लो। इसको सोल्व करोगे तो कितना आएगा, 53 में से 23 गए तो 30, 30 में आप 3 का भाग दोगे तो 10, तो x का मान आपके पास क्या निकल कर आ गया, 10 आ गया। अब x का मान हमने किसका रखा था, c का रखा था, मतलब हमारे पास c का मान 10 निकल कर आ गया। अब हमें b का निकालना है, तो b का निकालने का सूत्र क्या है, c का मान हमारे पास 10 आ गया, b को c से 8 अधिक मिलता है, b बराबर c प्लस 8, c का मान हमारे पास 10 था, ठीक है, प्लस 8 18 हो गया, ठीक है। a को b से 7 अधिक मिला, a बराबर b प्लस 7, b का मान हमारे पास 18 आया, इसमें हमने 7 जोड़ा तो 18 7 कितने हो गए, 25 हो गए। ये हमारे पास 25 आ गया। तो 25 18 और 10 इस तरीके से इनको ये मिलने वाला है। अगला क्वेश्चन, किसी राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 4/9 है। किसी राशि पर, हमारे पास यहाँ पर राशि नहीं दी हुई है, राशि हमें x y z कुछ भी मानना है। साधारण ब्याज मूलधन का 4/9 है, मतलब जो साधारण ब्याज है ना वो मूलधन का 4/9 भाग है। ऐसे में वार्षिक ब्याज की दर और समय वर्षों में क्या होंगे यदि दोनों का संख्यात्मक मान बराबर है। हमें यहाँ पर वार्षिक ब्याज, यहाँ पर हमें दर और समय दोनों का पता चलाना है। दर क्या होगी, समय क्या होगी, इसके बारे में हमें पता चलाना है। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि दर और समय दोनों संख्यात्मक रूप से बराबर हैं। इसका मतलब हुआ कि दर और समय दोनों एक ही होंगे, एक ही मान होगा दर और समय का, ठीक है। अब हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। मूलधन हमने मान लिया x, ठीक है, हमने x मूलधन मान लिया। साधारण ब्याज मूलधन का 4/9 है, तो साधारण ब्याज का, सिंपल इंटरेस्ट का हमारे पास वैल्यू क्या निकल कर आए, मूलधन का 4/9, ठीक है। 4x/9 हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट आ गया। अब इसको सीधा सीधा सोल्व कर लो। दर और समय दोनों संख्यात्मक रूप से बराबर है, तो हम लिख लेते हैं कि दर बराबर r और समय बराबर r, क्योंकि दोनों बराबर है। अब इसको सोल्व कर लो। साधारण ब्याज का सूत्र होता है सिंपल इंटरेस्ट 4x/9 बराबर मूलधन, मूलधन हमने x माना, गुणा दर हमने r मान लिया, समय हमने r मान लिया, बटा 100। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, 400x बराबर 9x मल्टीप्लाई r², ठीक है। इस x से ये x कट जाएगा, 400/9 हो जाएगा,
बराबर आर स्क्वायर। ठीक है, अब आर को स्क्वायर हटाना है आपको, वैल्यू क्या निकल के आई, आर स्क्वायर बराबर 400/9 आया। ठीक है, स्क्वायर हटाने के लिए क्या कर दोगे, 400 किसका स्क्वायर है, 20 का, 9 किसका है, 3 का, 20/3 आपका दर और समय का मान निकल कर आ जाएगा। बैक्टीरिया कल्चर का संख्या हर 2 मिनट में 2 गुनी हो जाती है। बैक्टीरिया कल्चर की संख्या हर 2 मिनट में 2 गुनी हो जाती है। बैक्टीरिया कल्चर की संख्या को 1 से 1024 हो जाने में कितने मिनट का समय लगेगा। ठीक है भाई, बैक्टीरिया कल्चर की जो संख्या है हर 2 मिनट में दुगनी हो रही है, मतलब जैसे 1 मिनट में 2 थी, दूसरे मिनट में हर 2 मिनट में हो रही है, मतलब 2 मिनट बाद तीसरे मिनट में क्या हो गई, 4 हो गई, फिर 5वें मिनट बाद में 8 हो गई, फिर 7वें मिनट में क्या हो गया, कितनी हो गई, 16 हो गई, फिर 32 हो गई, फिर 64 हो गई, फिर 128 हो गई। इस तरीके से हर 2 मिनट बाद में ये बदल रही है। तो कितनी हो रही है, 1024, टाइम क्या है, 2 है। तो ऐसे क्वेश्चनों को सोल्व करने का मैं एक निंजा टेक्निक बता देता हूँ। वो निंजा टेक्निक क्या है, 2 मिनट में निकल रही है, 2 मिनट में क्या हो रही है, दोगुनी हो रही है। ठीक है, बराबर 1024 लिखो। ठीक है, 2 मिनट में दोगुनी होकर 1024 हो रही है। अब आपको क्या करना है, आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करने का देखो तरीका यही है। 2x बराबर, देखो आपने लिख लिया 2 बराबर 1024। ठीक है, 2 मिनट का समय ले रहा है ना, इसलिए आपको 2 लिखना है। 3 मिनट का समय लेता तो यहाँ पर 3 आ जाता, 4 मिनट का समय लेता तो यहाँ 4 आ जाता, 5 मिनट का समय लेता तो यहाँ 5 आ जाता। तो 2x बराबर 1024, 1024 किसका क्यूब है, 10 का है, तो 2x बराबर 2 की पावर 10 आ गई। इस 2 से 2 कट जाएगा, x समान कितना आ गया, 10 आ गया। ठीक है, तो ये एक तरीका है इस क्वेश्चन को सोल्व करने का। बाकी लेंथ तरीका बहुत लंबा हो जाएगा, उसमें आपको बहुत लंबा समय लगेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चनों को सोल्व करने का ये तरीका अपने दिमाग में सेट कर लो बस। एक मोबाइल का दाम पहले 20% बढ़ाया जाता है, फिर 25% घटाया जाता है। मोबाइल के अंतिम दाम में कुल कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ। ठीक है, ऐसे क्वेश्चनों को सोल्व करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप मोबाइल का दाम 100 रुपये मान लिया करो। ठीक है, अब आप मोबाइल का दाम x मत मानो, x मानोगी तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। आप मोबाइल का दाम 100 रुपये मान लो। ठीक है, अब 100 रुपये मान के सोल्व करो। मोबाइल का दाम पहले 20% बढ़ाया गया, 100 रुपये था मोबाइल का दाम, माना कि मोबाइल का दाम 100 रुपये, 100 में 20% बढ़ाया गया मतलब 120 हो गया। फिर 25% घटाया गया, 120 का आप 25% निकालो, मतलब आप 75% वैल्यू निकाल लो। ठीक है, तो 120 का 75% कितना होगा, 3/4, काट लो इसको आप, 4 × 12 मतलब 90 रुपये। पहले वैल्यू क्या थी मोबाइल की, 100 रुपये, 25% घटाने के बाद कितनी आ रही है, 90 रुपये। परिवर्तन क्या हुआ, 10 बटा किस में हो रहा है, 120 में बटा 100। अब आप इसको सोल्व कर लो बस, बिल्कुल आसान सा तरीका है। सॉरी 120 नहीं 100 होगा, कैसे भाई, 90 आपका मूल प्रारंभिक वैल्यू थी, 25% कम करने पर 90 आया, अंतर कितना है 10 का। मूल वैल्यू क्या थी, 100 रुपये मल्टीप्लाई 100, 100 से 100 कट जाएगा, 10 आपके पास आंसर आ जाएगा। बहुत सारे मेरे प्यारे साथी, जैसे मैंने अभी गलती की ना, 10/120 मल्टीप्लाई 100 वो भी करेंगे, लेकिन 120 नहीं होगा। यहाँ पर क्वेश्चन में देखो क्या बोल रहे हैं, तो मोबाइल के अंतिम दाम में कुल कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ। अंतिम दाम, तो अंतिम दाम तो 90 था। ठीक है, प्रारंभिक दाम 100 रुपये था, परिवर्तन कितना हुआ, 100 से 90 पर आ गया, तो 10 रुपये की परिवर्तन हुआ। किस पर हुआ है 10 रुपये का परिवर्तन, 100 पर हुआ है मल्टीप्लाई 100, 100 से 100 कट जाएंगे, 10 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, किसी सैंपल में प्रति घंटे बैक्टीरिया की संख्या 2 गुनी हो जाती है यदि बैक्टीरिया की मूल संख्या 100 है और प्रत्येक 2 घंटे बाद 50 बैक्टीरिया हटाए जाते हैं, तो 5 घंटे बाद उनकी संख्या क्या होगी।
देखो किसी सैंपल में प्रति घंटा बैक्टीरिया की संख्या 2 गुनी हो रही है। हमें 5 घंटा टोटल इस तरीके से कैलकुलेट करना है कि प्रत्येक घंटे में 2 गुना बैक्टीरिया की संख्या बढ़ रही है। ठीक है, माना पहले स्टार्टिंग में बैक्टीरिया की संख्या कितनी थी, 100 थी। ठीक है, पहले घंटे में क्या हुई, 2 गुना हुई। पहले घंटे में 2 गुना होकर क्या हो गई, 200 हो गई। फिर दूसरे घंटे में 2 गुना हुई, क्या हो गई, 400 हो गई। 200 का 2 गुना 400। प्रत्येक 2 घंटे बाद बैक्टीरिया की संख्या क्या हो रही है, 50 कम हो रही है। ठीक है ना, प्रत्येक 2 घंटे बाद बैक्टीरिया की संख्या में क्या हो रही है, 50 की कमी हो रही है। तो 2 घंटे हो गए, 2 घंटे बाद 50 की कमी होगी, तो 400 में से 50 चले जाएंगे तो कितने बचे, 350 बचे। ठीक है, अब तीसरा घंटे में फिर 2 गुनी हो जाएगी। तीसरे घंटे में कितनी हो जाएगी, 350 मल्टीप्लाई 2, 700 हो जाएगी। फिर चौथे घंटे में कितनी हो जाएगी, 700 मल्टीप्लाई 2 बराबर 1400 हो जाएगी। फिर 2 घंटे बाद में 50 की कमी होगी, 2 घंटे हो गए। अब 1400 में से फिर 50 कम हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1350। फिर 5वें घंटे में 2 गुना होगी, 1350 मल्टीप्लाई 2 बराबर कितना हो गया, 2700 आ गया। ठीक है, मूल संख्या यहाँ पर बैक्टीरिया की 100 दी हुई है। तो इस तरीके से देखो मैथ का सबसे बेस्ट फंडा है, आप क्वेश्चन को पढ़ते जाओ और सोल्व करते जाओ। ठीक है, आप पूरे क्वेश्चन को एक साथ पढ़कर एक साथ सोल्व करने की कोशिश मत करो, क्वेश्चन को पढ़ते जाओ और उसको ऐसे कैसे सोल्व करते जाओ, स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे चलो मस्त तरीके से, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैथ को सोल्व करने का सबसे निंजा टेक्निक यही है कि क्वेश्चन को पढ़ते जाओ और उसको सोल्व करते जाओ। अगला क्वेश्चन आता है, यदि ए की आय बी की आय से 40% कम है, ए की आय है जो बी की आय से 40% कम है, तो ए की आय बी की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। भाई ए की आय है जो बी की आय से 40% कम है। हमने माना कि बी की आय कितनी है, 100% है। बी की आय कितनी है, 100% है। ए की आय है जो बी की आय से 40% कम है। हमने बी की आय 100% मान ली, ए की आय बी की आय से 40% कम है, मतलब ए की आय कितनी है, 60% है। बी की आय हमने 100% मान ली थी। ठीक है, बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। अब भाई बी की आय तो कितनी है, 100% है, ए की आय कितनी है, 60% है। दोनों में कितना अंतर है, 40% अधिक है। समझ में आ गया ना भाई, बी की आय है जो 40 अधिक है, किससे, ए की आय से। तो अब लगा लो 40 बटा ए की आय कितनी है, 60 मल्टीप्लाई 100। अब बस इसको सोल्व कर लो, ये आपका आंसर आ जाएगा, 40 बटा 100 मल्टीप्लाई 40 बटा 60 मल्टीप्लाई 100। ठीक है, क्योंकि ये जो हम परिवर्तन निकाल रहे हैं वो किससे निकाल रहे हैं, ए की वैल्यू से निकाल रहे हैं, और ए की वैल्यू क्या है, 60 है। अगला क्वेश्चन, किसी निश्चित धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज दर पर 4 वर्षों के लिए साधारण ब्याज 800 रुपये है। उसी धनराशि का उसी अवधि और उसी समय पर चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा। ठीक है, यहां पर हमारे पास साधारण ब्याज दिया हुआ है 800 रुपये, समय दिया हुआ है 4 वर्ष, दर 5% की दी हुई है, हमें मूलधन निकालना है। स्टार्टिंग में आप मूलधन x मान लो। ठीक है, साधारण ब्याज का सूत्र होता है साधारण ब्याज बराबर मूलधन x मल्टीप्लाई दर 5 मल्टीप्लाई समय 4/100। इसको आप सोल्व करो, बराबर 20x। x का मान निकालने के लिए क्या करोगे, 20 को बटा में भेज दोगे, 80,000 बटा 20, ये 0 से 0 कट जाएगा, 2 से 8 कट जाएगा 4 बार, तो x का मान आपके पास कितना आ गया, 4000 आ गया। ठीक है, x का मान मतलब मूलधन आपके पास 4000 रुपये निकल गया। उसी धन राशि पर का उसी अवधि 4 वर्ष, उसी ब्याज दर 5% पर चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा। तो चक्रवर्ती ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट का सूत्र क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट का सूत्र होता है मूलधन 1 प्लस दर बटा 100 समय माइनस मूलधन। ठीक है, मूलधन आपके पास 4000 है, समय आपके पास 4 साल का है, दर आपके पास 5 है। आप क्वेश्चन को सोल्व करके चक्रवर्ती ब्याज निकाल सकते हो बिल्कुल इजी तरीके से। ठीक है, आगे
5 वर्ष पूर्व ए और बी की औसत आयु 23 वर्ष थी। 5 साल पहले, 5 वर्ष पूर्व ए और बी की औसत आयु कितनी थी? 23 वर्ष थी। यदि अब ए, बी और सी की औसत आयु 27 साल है तो 5 वर्ष पश्चात सी की आयु कितनी होगी? ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन को इजी तरीके से पढ़ो। देखो 5 साल पहले ए और बी की औसत आयु कितनी थी? 23 साल थी, 5 साल पहले। यदि अब ए, बी और सी की औसत आयु कितनी है? 27 है। ठीक है, तो 5 साल पश्चात सी की आयु कितनी होगी? अब इस क्वेश्चन को सोल्व करने का सबसे निंजा टेक्निक बताता हूं मैं, बहुत अच्छा तरीका है। क्वेश्चन को पढ़ते जाओ, सोल्व करते जाओ। 5 साल पहले ए और बी की औसत आयु 23 साल थी। हम एक बार प्रेजेंट में मान लेते हैं। माना ए की वर्तमान समय में आयु कितनी है? माना ए की वर्तमान समय में आयु x मान लिया, बी की वर्तमान समय y मान लिया और सी की वर्तमान समय हमने z मान लिया कि भाई ए की वर्तमान में आयु x है, बी की वर्तमान में आयु y है और सी की वर्तमान में आयु z है। ये हमने मान लिया x, y और z। ठीक है, 5 साल पहले ए और बी की औसत आयु 23 थी, तो हमें 5 साल पहले जाना है, मतलब हमें इनमें से 5 साल घटाना है। ठीक है, तो x माइनस 5 प्लस y माइनस 5 बराबर औसत कितनी थी 5 साल पहले? 23 थी ए और बी की। ये आयु 5 साल पहले ए की थी, ये आयु 5 साल पहले बी की थी। ठीक है, इसको आप सोल्व करो। x माइनस 5 प्लस वाई माइनस 5 बराबर 23। माइनस माइनस इस साइड जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 33। ठीक है, तो x का मान आपके पास कितना निकल कर आ गया? 33 आ गया, 2x का मान, सॉरी। ठीक है, ये आपके पास एक वैल्यू निकल कर आ गई। सॉरी, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई उसमें। ठीक है, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, मिस्टेक क्वेश्चन को पढ़ने में हो गई। देखो ऐसे गलतियां हो जाती हैं, इनको स्पेशली ध्यान रखना है। औसत आयु है, ठीक है ना। तो देखो x माइनस 5 प्लस वाई माइनस 5 औसत आयु बोला है ये, बटा 2, संख्या 2 है हमारे पास, बराबर 23 है। ठीक है, बटा 1। x माइनस 5 प्लस वाई माइनस 5 बराबर 46। ठीक है भाई, हमने ए की आयु x मान ली, बी की आयु y मान ली और सी की आयु z मान ली। अब आप इसको सोल्व कर लो। सोल्व करने का इजी तरीका है, ये -5, ये -5 क्या हो जाएंगे? इधर आकर प्लस के 10 हो जाएंगे। तो x प्लस वाई बराबर कितना हो गया? 56 हो गया। मतलब ए और बी की एज आपके पास कितनी निकल कर आ गई? 56 साल निकल कर आ गई। ए और बी की एज आपके पास 56 साल निकल कर आ गई। अब आगे क्वेश्चन में देखो, ए, बी और सी की औसत आयु 27 साल है। ठीक है, मतलब x प्लस वाई प्लस जेड, इसकी औसत आयु कितनी है? 27 साल है। x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना होगा? 27 मल्टीप्लाई 3, 7 या 21, 3 दूनी 6 2 8। तो x प्लस वाई प्लस जेड, इसका मान आपके पास क्या आ गया? 81 आ गया। आपको c का मान निकालना है। 5 वर्ष पश्चात सी की आयु कितनी होगी, तो आपको सी का मान निकालना है। आपने अब भी निकाला था x और y का वैल्यू कि x प्लस वाई बराबर कितना आ रहा था? 56 आ रहा था। आया था ना भी x प्लस वाई का मान 56। यहाँ पर आप 56 लगा दो, x प्लस वाई की जगह, z की जगह z रहने दो, 81 हो गया। z बराबर 81 माइनस 56 हो जाएगा। 56 को इस साइड भेजोगे तो माइनस में पहुंच जाएगा। ठीक है, 81 में से 56 निकालोगे तो कितना निकल कर आएगा? 81 में से 56 निकालोगे तो 25 आएगा। 5 वर्ष पश्चात पूछ रहा है। ठीक है, 5 वर्ष बाद कितनी होगी? तो 5 वर्ष बाद में क्या होगा? आप 5 साल जोड़ दो, तो 25 में 5 साल जोड़ोगे तो आप 30 साल आएगी। कितनी आएगी? 30 साल आएगी। ठीक है, देखो औसत के में ध्यान रखना, ये औसत शब्द का ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम खड़ा कर देता है। जैसे अब भी हो गई थी ना कि हमने x माइनस 5 प्लस वाई माइनस 5 बराबर हमने क्या किया था? 23। हम भूल गए थे औसत है। ठीक है, बटा 2, यहाँ पर हमने बटा 3 लगाया था।
इस वाले में। ठीक है, थोड़ा थोड़ा बिल्कुल डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन नहीं आते, बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, बस आप क्वेश्चन को पढ़ते जाओ और सोल्व करते जाओ। अब अगला क्वेश्चन आता है, यदि ए सी का 20% है, ए है जो सी का 20% है, बी सी का 25% है, तो ए बी का कितना प्रतिशत है? भाई ए किसका? सी का 20% है, बी सी का 25% है, तो आप सबसे पहले सी का वैल्यू निकालो। सी क्या है? टोटल 100 है। सी क्या है? टोटल 100 है। ए है जो सी का 20% है, तो सी का 20% निकाल लो आप, 20/100, इससे ये कट जाएगा, मतलब ए का मान आपके पास 20 आ गया। ठीक है, बी सी का 25% है, तो सी का वैल्यू कितना है? 100, 25% है, ये कट जाएगा, तो सी का वैल्यू, बी का वैल्यू आपके पास क्या आ गया? 25। ठीक है, ए का वैल्यू 20 आ गया, बी का वैल्यू 25 आ गया। ए बी का कितना प्रतिशत है? तो ए है ना, जो बी का कितना प्रतिशत है ये आपको यहां पर निकालना है, तो बिल्कुल इजी है। बिल्कुल इजी है, ए बी का कितना प्रतिशत है? ए का वैल्यू 20 है, बी का वैल्यू 25 है, तो ए बी का कितना प्रतिशत है? ए बी का कितना प्रतिशत है? हमें जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको ऊपर रखना है, जो टोटल अमाउंट है उसको नीचे रखना है। ठीक है ना, तो ए है ना, जो बी का कितना प्रतिशत है, तो हमें वैल्यू किसकी निकालनी है? ए की निकालनी है, इसको हमने ऊपर रख दिया। बी का कितना प्रतिशत है, ये जो लाइन है ना हमें इंडिकेट कर रही है कि बी टोटल वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, 25 मल्टीप्लाई 100, 25 चौक 100, 80%। कितना आ गया? 80% आ गया। अगला क्वेश्चन, यदि तीन संख्याएं 3, 5, 7 के अनुपात में है और इन संख्याओं का योग 975 है, तीनों संख्याएं ज्ञात करो। बिल्कुल इजी है, ऐसे क्वेश्चनों को सोल्व करने का तरीका याद कर लो। 3:5:7 अनुपात है, इन सबसे पहले इन अनुपातों को जोड़ो आप। ठीक है, जोड़ोगे तो क्या निकल के आएगा? 7 और 3 10 और 5 15 आ गया टोटल योग। ठीक है, सबसे पहले आप 3 का अनुपात निकालो, तो इसका सूत्र है 3 बटा टोटल वैल्यू मल्टीप्लाई टोटल योग। ठीक है, 5 का निकलोगे कैसे आएगा? 5 बटा टोटल वैल्यू, जो टोटल योग है वो कितना है? 15 मल्टीप्लाई 975। इसी तरीके से आप 7 का निकाल लो, 7 बटा 15 मल्टीप्लाई 975। ठीक है, इसको सोल्व कर लोगे, इसका आंसर आ जाएगा। ये लाभ प्रतिशत निकालने का सूत्र जिस क्वेश्चन है, जिस अभी मैंने आपको सूत्र याद करवाया था, लाभ प्रतिशत का, हानि प्रतिशत का, लाभ प्रतिशत का सूत्र बताया था। ठीक है, यदि 10 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 15 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? क्वेश्चन क्या है कि 10 वस्तुओं का जो विक्रय मूल्य है वो 15 वस्तुओं के लागत मूल्य या क्रय मूल्य के बराबर है। तो देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है, 10 वस्तुओं का विक्रय मूल्य आपने 100 मान लिया। ठीक है, ध्यान रखना, दोबारा से सुनना प्यारे साथियों, 10 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 15 वस्तुओं के लागत मूल्य क्रय मूल्य के बराबर है। तो 10 वस्तुओं का विक्रय मूल्य आपने 100 मान लिया, तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य 10 आ गया। 15 वस्तुओं का लागत मूल्य भी आपको 100 ही मानना होगा। ठीक है, 15 वस्तुओं का लागत मूल्य के बराबर है, तो 15 वस्तुओं का लागत मूल्य भी आपने 100 मान लिया, तो एक वस्तु का लागत मूल्य आपके पास क्या आ गया? 100/15 आ गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है? लाभ निकालना है। लाभ कैसे निकलता है भाई? लाभ कैसे निकलता है? क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को हटा दो। ठीक है, तो ये आपका विक्रय मूल्य था 10, उसमें आपने लागत मूल्य को घटा दिया। ठीक है, एक वस्तु का विक्रय मूल्य 10 था, एक वस्तु का लागत मूल्य कितना था? 100/15 था। ठीक है, बटा आपने 15 एलसीएम ले लिया, 150 माइनस 100 हो गया, 50/15 आ गया, इसको आपने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लो, 5 से भाग दिया तो 10/3 हो गया। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है? लाभ प्रतिशत निकालना है। तो लाभ प्रतिशत का सूत्र है लाभ बटा क्या? विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य, जो आपकी लागत आ रही है क्रय मूल्य, मल्टीप्लाई 100। लाभ प्रतिशत का सूत्र क्या है?
कि लाभ बटा क्रय मूल्य मल्टीप्लाई 100। लाभ कितना है 10/3 है, क्रय मूल्य क्या था आपका 100/15 था, मल्टीप्लाई 100। अब इसको सोल्व कर लो, बस इजी सा क्वेश्चन था। सोल्व करने के लिए क्या करोगे 10/3 मल्टीप्लाई 15/100 मल्टीप्लाई 100। ठीक है, देखो कोई भी संख्या बटा में होती है वो ऊपर आते गुणा में आते ही अपोजिट हो जाती है। जैसे ये संख्या थी, इस वाली संख्या को हम ऊपर लेके जाएंगे तो 10/3, ये तो ऐसे कैसे रह जाएगी, ये वाली संख्या जब गुणा में जाएगी तो उल्टी हो जाएगी, 15/100 हो जाएगी मल्टीप्लाई 100। 100 से 100 कट गया, ये 5 बार कट गया, इसको आप मल्टीप्लाई कर लो 50 आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। दो संख्याएं 7:8 के 7:8 के अनुपात में दी हुई हैं। यदि इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर 30 है तो संख्याओं को बताओ। ठीक है, अनुपात क्या है 7:8 अनुपात है, मतलब 7x एक संख्या हो गई, संख्या a माना संख्या a कितनी है 7x, माना संख्या b कितनी है 8x है। इन दोनों का अंतर कितना है 30 है। तो हम कह सकते हैं क्या कि 8x माइनस 7x बराबर 30। तो x का मान कितना आया 30 आया। ठीक है, संख्याएं निकालनी है हमें, यहाँ पर 7x है, यहाँ पर 8x है। x का मान 30 आया था मल्टीप्लाई 7, x का मान 30 आया था मल्टीप्लाई 8, ये 240 हो गई और ये 210 हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से आप बिल्कुल इजी वे में इन क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं। अब ये लास्ट क्वेश्चन है, बाकी फिर सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। वह संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 13/25 के अनुपात को 7/10 के अनुपात के बराबर करने के लिए जोड़ा जाए। मतलब कोई भी एक संख्या है, ये वाली एक संख्या है, ये वाली, इस वाली संख्या में हमें कुछ ऐसी संख्या जोड़ दी है जिससे कि ये इसके बराबर आ जाए। ठीक है, तो हमें इस संख्या के बारे में पता नहीं है कि हमें कौन सी संख्या जोड़नी है, तो हम मान लेते हैं कि हम x जोड़ते हैं। तो हमने क्या किया 13/25 प्लस x दोनों जगह हमने x जोड़ दिया, ये हो गई इसके बराबर। अब इसको सोल्व कर लो, 130 प्लस 10x बराबर 25 175 प्लस 7x। ठीक है, अब इसको आप सोल्व कर लो, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, वो आपके पास x की वैल्यू निकल कर आ जाएगी, वो संख्या जाएगी जिसको आपको जोड़ना है। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन ये और रह गया, किसी कक्षा के वर्ग के 25 विद्यार्थियों का औसत भार 60 किलो है, जबकि उसी कक्षा के वर्ग के 35 विद्यार्थियों का औसत भार 62.5 किलो है, तो कक्षा के सभी 60 विद्यार्थियों का औसत भार क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन का क्या करना है आपको, सबसे पहले 25 विद्यार्थियों का कुल भार निकालना है। तो 25 मल्टीप्लाई 60, 25 विद्यार्थियों का कुल वेट आ जाएगा। फिर 35 का निकाल लो, 35 मल्टीप्लाई 62.5, तो ये 35 विद्यार्थियों का कुल भार आ जाएगा। फिर आप इन दोनों को जोड़ना, इसकी जो वैल्यू आएगी, इसकी जो वैल्यू आएगी, इन दोनों को जोड़ोगे तो टोटल 25 प्लस 35 60 विद्यार्थियों का कुल भार आ जाएगा आपके पास में। ठीक है, अब 60 विद्यार्थियों का जो कुल भार आएगा उसका आपको औसत निकालना है। तो क्या करना है, जो कुल भार आएगा उसमें आपको 60 का भाग दे देना है, जो वैल्यू निकल कर आएगी वो आपका आंसर होगा। ठीक है, जैसे इस तरीके से 25 विद्यार्थियों का कुल भार 1500 किलो आया, कक्षा के बी वर्ग के 35 विद्यार्थियों का कुल भार 35 मल्टीप्लाई 62.5 किया तो 2187 आया। 35 प्लस 25 दोनों विद्यार्थियों का कुल भार को हम जोड़ते हैं, तो 25 विद्यार्थियों का कुल भार 1500 था, 35 विद्यार्थियों का कुल भार 2187 था, हमने दोनों को जोड़ा 3687.5 आया। औसत निकालना है, 25 प्लस 35 कितना होता है 60 होता है। हमने 60 जो कुल विद्यार्थियों की संख्या उससे डिवाइड कर दिया और हमारे पास हमारा आंसर निकल कर आ गया कितना 61.46। ठीक है,
अब ये क्वेश्चन आप सोल्व करके बताओ कि दो संख्याएं 6 7 के अनुपात में दी गई हैं। यदि प्रत्येक संख्या में 12 जोड़ दिया जाए तो उनका अनुपात 7:8 हो जाएगा। तो दोनों संख्याओं को पता लगाओ। दोनों संख्या का पता लगाना है, बिल्कुल इजी है। दोनों संख्याएं आप मान लो, जैसे दो संख्याएं दी हुई हैं 6:7 में, तो आपने मान लिया पहली संख्या 6x, दूसरी मान लिया आपने 7x, दोनों में आपने 12 जोड़ा, ठीक है, दोनों में आपने 12 जोड़ दिया, बराबर आपने 7/8 ये जो वैल्यू दी हुई है इसको लिख दिया। अब आप इसको सोल्व कर लो, ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, x का मान निकल कर आ जाएगा। अब जो x का मान आएगा उसको यहाँ पर अप्लाई कर दो, 6 × x का मान 7 × x का मान, ये आपकी दोनों संख्याएं आ जाएंगी। ठीक है, जैसे x का मान 12 आया था, 6 × 12 72 हो गए, 7 × 12 84 हो गया। ठीक है, तो बिल्कुल इजी तरीके के क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन को पढ़ते जाओ, सोल्व करते जाओ। जो सूत्र हैं एक साथ मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिए, उन सारे के सारे सूत्रों से इन क्वेश्चनों को सोल्व करो। बाकी मैंने कुछ क्वेश्चन बनाए हैं, ये क्वेश्चन है, ठीक है, और ये क्वेश्चन आपको सोल्व करने हैं, और मैंने इनकी PDF डाल दी है, और PDF से आप इन क्वेश्चनों को सोल्व करके बताओ कि इनका आंसर क्या होने वाला है। ठीक है, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आते, बिल्कुल इजी क्वेश्चन आते हैं। नॉर्मली तरीके से आप लगभग 30 से 45 सेकंड के बीच में एक क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, इतने इजी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों। कल हम DI के मैराथन लेके आते हैं और फिर DI सोल्व करवाते हैं।